वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना सूचना का अधिकार अधिनियम जो था उसका हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या क्वेश्चंस देखा था वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने कुछ धाराएं और अध्याय के बारे में पढ़ी थी, जैसे ये चीज़ें कि सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं। ठीक है, तो कितनी धाराएं हैं? 31 धाराएं हैं, 31 धाराएं हैं। और अध्याय की बात करें तो अध्याय जो है ये 6 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलती है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिली थी ये 20 जून 2005 को मिली थी। कब मिली थी? 20 जून 2005 को। फिर बाकी तो हमने धाराओं के बारे में देखा था, जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि सभी नागरिक जो हैं उनको सूचना का अधिकार प्रदान करना है। तो ये चीज़ जो है कौन से धारा के प्रावधान में बताया गया है, कौन से धारा में ये चीज़ें उल्लेख है। तो ये जो है धारा 3 में उल्लेख किया गया है। और परिभाषा तो जो है ये धारा 2 में बताया गया है, और एक जो है ये प्रारंभिक जानकारी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा बहुत देखा था सूचना का अधिकार अधिनियम का क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध का निपटारा। ठीक है, जो भी अनुरोध किया गया था, सपोज मैंने अनुरोध किया कि मुझे ये सूचना चाहिए, उस अनुरोध का निपटारा करने के लिए कौन सी धारा में बताया गया है। तो धारा 6 के अंतर्गत जो भी प्राप्त अनुरोध का निपटारा है, धारा 6 के अंतर्गत वो रिलेटेड है। उस अनुरोध का निपटारा किस धारा के तहत किया गया है? तो धारा 6 के बाद धारा 7 में। ऑब्वियस सी बात है, 6 में उसका क्या है कि उससे रिलेटेड है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो धारा 7 में उसका निपटारा कर दिया गया। नेक्स्ट है सूचना प्रकटीकरण के से वर्णन का उल्लेख किस धारा से है। तो सूचना प्रकटीकरण से वर्णन का उल्लेख जो है किस धारा से है? तो ये जो है धारा 8 से है। सूचना को प्रकट करना, सूचना को किसके सामने? जनता के सामने प्रकट करना। इस धारा का मतलब इसका उल्लेख जो है ये कौन सी धारा में है? तो इसका उल्लेख जो है धारा 8 में है। धारा 8 में क्या किया गया है? प्रकटीकरण किया गया है सूचना को। नेक्स्ट है किस धारा के तहत पृथककरणीयता का उल्लेख है। तो किस धारा के तहत पृथककरणीयता का उल्लेख है? तो ये जो है धारा 10 के तहत है। धारा 10 के तहत जो है क्या है? धारा 10 के तहत पृथककरणीयता का उल्लेख है। यहाँ पे मैं सारा जो है यहाँ पे मोस्टली धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार में ये वीडियो तो अच्छे से आपके माइंड में सेट नहीं होने वाला, तो 2 से 3 बार आप अगर इसको स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पर व्यक्ति सूचना का उल्लेख किस धारा में है। तो पर व्यक्ति सूचना का उल्लेख जो है यहाँ पे धारा 11 में बताया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा में किया गया है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है ये धारा 12 में बताया गया है। किस में बताया गया है? धारा 12 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। धारा 12 में क्या बताया गया है कि जो भी केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में, जो 2 लेवल पे सूचना अधिकारियों का गठन होता है, एक केंद्रीय लेवल पे, एक राज्य लेवल पे। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है ये इसके बारे में धारा 12 में बताया गया है। नेक्स्ट है धारा 21। धारा 21 क्या कहता है? धारा 21 जो है ये क्या कहता है? केंद्रीय सूचना अधिकारियों के पदावधि, सॉरी धारा 21 नहीं, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है? किस धारा के अधीन केंद्रीय सूचना अधिकारियों के पदावधि व शर्तों का उल्लेख है। मतलब जो सूचना अधिकारी बनाए गए हैं उनका पद अवधि, मतलब वो कितने साल तक उस पोस्ट पे बैठेंगे, और उनके मतलब वो उस पोस्ट पे बैठे हैं तो उनके अंदर मतलब उनके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई है, इसका उल्लेख जो दिया गया है ये धारा 13 में दिया गया है। धारा 12 में बताया गया है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, सबसे पहले उसका गठन करेंगे, फिर उनकी शर्तों के बारे में और वो कितने साल तक उस पोस्ट में बैठेंगे इसके बारे में धारा 13 में बताया गया है। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाए जाने के प्रावधान किस धारा में है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, मेन होता है जो इसमें, या फिर जो सूचना आयुक्त होता है उसको हटाना है, उसके पद से हटाना है, तो उसको उस पद से हटाने के लिए कौन से धारा में उनका उल्लेख किया गया है। तो ये बताया गया है धारा 14 में। धारा 14 में उल्लेख किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाने के बारे में। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग का गठन कौन सी धारा में किया गया है। तो ये चीज़ें जो है धारा 15 में बताई गई है। धारा 12 से लेकर 14 तक के जो है ये केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में है, वहीं राज्य सूचना आयोग के बारे में पूछा जाएगा। तो राज्य सूचना आयोग जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बनाया जाता है वो धारा 15 से चालू होता है। धारा 15 से चालू होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, धारा 15 से लेके धारा 17 तक है आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूचना अधिकारियों के पदावधि मतलब उनका क्या क्या पद अवधि होगा, मतलब कितने टाइम का उनका पद अवधि होगा या फिर उनकी क्या शर्तें होंगी, ये कौन से उल्लेख में बताया, मतलब कौन से धारा में उल्लेख किया गया है। तो ये जो है धारा 16 में किया गया है। कौन से धारा में? धारा 16 में। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग या फिर मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्तों को हटाने के लिए कौन से धारा में प्रावधान किया गया है। तो ये धारा 17 में बताया गया है। मैंने बताया ना 15 से लेके 17 तक राज्य के बारे में बताया गया है और 12 से लेके 14 तक के जो है केंद्रीय के बारे में बताया गया है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा मुख्य सूचना आयुक्त, उसमें केंद्र नहीं लिखा था ना राज्य भी नहीं लिखा था, तो उसको आप केंद्र लेवल का समझेंगे। तो उसको हटाने के लिए कौन से धारा में बताया गया है? अगर केंद्र लेवल पे जो मुख्य सूचना आयुक्त बैठा है उसको हटाने के लिए या फिर सूचना आयुक्त बैठा है उसको हटाने के लिए, तो केंद्रीय की बात करेंगे तो केंद्रीय के बारे में बताया गया है धारा 14 में। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया? उनका गठन किया गया। गठन करने के बाद उनकी पद अवधि बता दी गई, उनकी शर्तें बताई दी गई, फिर उनको कैसे हटाया जाएगा ये लास्ट है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे 12, 13, 14 और राज्य का 15, 16, 17। नेक्स्ट है सूचना आयोगों की शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है। तो जो सूचना आयोग बनेंगे उनकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, उनके पास क्या क्या पावर होगा, तो ये जो बताया गया है ये बताया गया है धारा 18 में। धारा 18 में जस्ट राज्य सूचना आयोग जहाँ से ख़त्म होता है उसके बाद धारा 18 में जो भी इनके पास शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अपील का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो देखिए सूचना का अधिकार यहाँ पे सबको जानने का अधिकार है। ठीक है, एक बार जाने 2 बार में भी आप सफिशिएंट आपके लिए नहीं हुआ तो लास्ट टाइम पे क्या किया जाता है? लास्ट टाइम पे डायरेक्ट अपील किया जाता है। तो ये अपील किनके पास किया जाता है? ये अपील किया जाता है धारा 19 में। धारा 19 में इस अपील के उल्लेख के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है शास्ति का उल्लेख, मतलब शास्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है। शास्ति का उल्लेख जो है दंड का उल्लेख जो है धारा 20 में बताया गया है। धारा 20 में 20 डंडे पड़ेंगे, तो शास्ति का उल्लेख। नेक्स्ट है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण किस धारा तहत किया गया है। अब सद्भावना पूर्वक की गई कोई भी कार्रवाई है उसका संरक्षण करना किस धारा के तहत बताया गया है। तो ये धारा 21 के तहत बताया गया है। धारा 21 के तहत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण किस धारा में बताया गया है। तो धारा 21 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किस धारा के तहत इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव का उल्लेख है। तो कौन सी धारा में ये कहा गया है। तो ये धारा 22 में कहा गया है। नेक्स्ट है न्यायालयों की अधिकारिता के वर्जन का उल्लेख किस धारा में। तो न्यायालयों की जो अधिकारिता है उसके वर्जन का उल्लेख जो बताया गया है ये धारा 23 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इस अधिनियम के प्रावधानों का कतिपय संगठनों में लागू न होने का उल्लेख किस धारा में है। तो ये जो अधिनियम है इसका जो भी प्रावधान है उस संगठन का उल्लेख, मतलब उस संगठन में लागू होने का उल्लेख जो है किस धारा में कहा गया है। तो ये जो है धारा 24 में, आई थिंक धारा 24 में कहा गया है। एक बार देख लेते हैं आंसर, धारा 24 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। ये थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आई थिंक ब्लर है। ये क्या लिखा हुआ है? मॉनिटर एवं रिपोर्ट करने का उल्लेख कौन से धारा में बताया गया है। तो मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट करना ये दोनों जो है धारा 25 में बताया गया है। धारा 25 में मॉनिटरिंग और रिपोर्ट करना धारा 25 में बताया गया है। नेक्स्ट है समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किए जाने का उल्लेख है। तो समुचित सरकार द्वारा जो है कार्यक्रम तैयार किया जाएगा उसका उल्लेख कौन से धारा में बताया गया है। तो ये धारा 26 में बताया गया है। यहाँ पे बहुत सारी धाराएं से क्वेश्चन बनती हैं, तो प्लीज़ मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ उसको अच्छे से कॉपी पे नोट कीजिए। 1 बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार, 4 बार, इसके बाद आपको 100% की सारी धाराएं यहीं से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है नियम बनाने की समुचित शक्ति का उल्लेख किस धारा में है। तो नियम बनाने की जो समुचित शक्ति है, मतलब जो भी नियम बनेगा उसका पूरा पावर जो है उसका उल्लेख, उस पावर का उल्लेख जो है धारा किस में बताया गया है। धारा 27 में बताया गया है। नेक्स्ट है नियम बनाने की सक्षम अधिकारी की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो जो नियम बनाने की सक्षम अधिकारी की शक्ति का उल्लेख जो है ये बताया गया है धारा 28 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निर्मित नियमों को विधायिका के समक्ष रखे जाने का प्रावधान किस धारा में है।
तो निर्मित नियमों को विधायिका के समक्ष रखे जाने का प्रावधान जो है, विधायिका के सामने रखे जाने का प्रावधान जो है ये कौन से धारा में है, तो ये धारा 29 में है, धारा 29 में। नेक्स्ट है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा के तहत बताया गया है। कोई भी कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने की शक्ति का उल्लेख, उस कठिनाई को दूर करना है उसका शक्ति का उल्लेख जो है धारा 30 में बताया गया है। कौन से धारा 30 में, एक बार देख लेते हैं धारा 30 है कि नहीं। हाँ, धारा 30 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यहाँ पे, इस अधिनियम में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत अनुसूची जो है ये कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट है अध्याय 6 है, 31 धाराएं हैं और अनुसूची 2 है। केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन की सूची किस अनुसूची में है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा जो भी स्थापित सुरक्षा संगठन की सूची किस अनुसूची में है, तो ये जो है अनुसूचित 2 में है। नेक्स्ट है यह अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू होने का डेट कब है, तो ये 12 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। कब हुआ, 12 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, समुचित सरकार की परिभाषा किस धारा में है। तो परिभाषा ऑब्वियस सी बात है, परिभाषाएं जो हैं 2 में बताई जाती हैं। फर्स्ट में विस्तार रहता है, एक्सप्लेनेशन रहता है फर्स्ट धारा में। नेक्स्ट है समुचित सरकार में शामिल कौन कौन है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब संघ राज्य की सरकार सभी शामिल है इसमें। नेक्स्ट है सक्षम प्राधिकारी, प्राधिकारी से अभिप्रेत क्या है। तो सक्षम प्राधिकारी किनको कहेंगे, विधायिका के प्रमुख, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। तो सक्षम प्राधिकारी किसको कहते हैं, कलेक्टर को कहते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्षम प्राधिकारी में शामिल नहीं होते हैं। सक्षम प्राधिकारी में शामिल कौन नहीं होते हैं, राष्ट्रपति, प्रशासक, राज्यपाल या फिर कलेक्टर। सॉरी मैं यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी मैं जिला प्राधिकारी सोच रही थी। तो सक्षम प्राधिकारी किसको कहते हैं, जो भी हमारे मेन हेड मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि जो हमारे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है, ये जो होते हैं ये सक्षम अधिकारी होते हैं। लेकिन सक्षम अधिकारी में कौन शामिल नहीं होते, जिला कलेक्टर, क्योंकि इसको जिला समन्वयक या फिर जिला कलेक्टर जिसको हम कहते हैं उसी को जिला समन्वयक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सक्षम अधिकारी में, प्राधिकारी में कलेक्टर शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है लोक प्राधिकारी की परिभाषा का उल्लेख, ये भी धारा किस में बताया गया है, धारा 2 में ही बताया गया है परिभाषाएं सारी। नेक्स्ट है लोक अधिकारी के तहत गठित नियमों में शामिल है। तो लोक अधिकारी के तहत जो भी गठित निकाय हैं उसमें शामिल कौन सा है, तो सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, ए और बी दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों ही इसमें शामिल है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान। नेक्स्ट है अभिलेख की परिभाषा किस धारा में है, तो ये भी धारा 2 में बताया जाएगा। परिभाषाएं सब 2 में आएंगी, धारा 2 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा और उसके प्रावधान असुमेलित हैं। तो कौन सी धारा जो है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग यहाँ पे बताया गया है, उसमें कौन सी सुमेलित नहीं है, असुमेलित है, ठीक है, अनमैच है। तो धारा 21 जो है, धारा 21 कहता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण, बिल्कुल सही। धारा 22 मॉनिटर और रिपोर्ट करना, ये गलत हो जाएगा। तो मॉनिटर और रिपोर्ट करना जस्ट हमने देखा किस में बताया गया है, धारा 25 में बताया गया। धारा 24 अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू ना होना, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा बी जो है ये गलत हो जाएगा, असुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अभिलेख में शामिल नहीं है। तो अभिलेख में शामिल क्या नहीं है, दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, ये सभी शामिल है। यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो ये तीनों जो है शामिल है। मतलब पांडुलिपि भी दे सकते हैं, दस्तावेज भी दे सकते हैं और फाइल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इस अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर में सर्वप्रथम कितने राज्यों में लागू किया गया था। तो ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसको सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले 9 राज्यों में लागू किया गया था। कितने राज्यों में, 9 राज्यों में लागू किया गया था। किस देश में तत्काल व निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। तो तत्काल, तुरंत और निःशुल्क, मतलब कोई भी यहाँ पे पैसे नहीं लगते, ऐसा सूचना देने का प्रावधान जो है स्वीडन में है। सूचना के अधिकार के उद्देश्य में क्या सही नहीं है, तो भ्रष्टाचार को रोकना, ये तो सही है।
सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, ये सभी इसमें इन्वॉल्व है, बस डी यहाँ पे शामिल नहीं है। जनता की गरीबी दूर करना, भाई इससे क्या जनता की गरीबी दूर होगी? यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब सूचना जानना है यहाँ से, तो क्या इसमें ऐसा जो है जिससे गरीबी दूर होगी, तो ये सही नहीं होता है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। तो नागरिक जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? तो सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करना बिल्कुल सही, सरकारी निर्णय के प्रति सूचना प्राप्त करना बिल्कुल सही, सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करना बिल्कुल सही। तो यहाँ पे चारों के चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार पर पारित नहीं होता है। तो सूचना के अधिकार पर क्या पारित नहीं होता है? जैसे कि सरकारी निर्णय के प्रति सूचना प्राप्त करना, ये तो सही है। सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करना बिल्कुल सही है। गोपनीयता अधिनियम 1923 ये जो है यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है देख लेते हैं। 56 कहता है यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो उस सूचना आपूर्ति को कितने टाइम में दे दिया जाएगा? तो उसको सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में। किसी की लाइफ से जुड़ा होता है तो ऐसी सूचना को सिर्फ 48 घंटों में दे दिया जाता है। नेक्स्ट है सूचना न देने पर अगर संबंधित लोक प्राधिकारी को अर्थदंड मिलता है। तो यहाँ पे कितना 250 रुपये प्रतिदिन जो है यहाँ पे देना पड़ता है। जितना वो लेट करते जाएगा पर डे उसको 250 रुपये देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क कितना होता है? तो ये जो आवेदन शुल्क होता है ये 10 रुपये होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किन्हें नहीं देना होगा? तो सूचना प्राप्त करना जिनको है उनमें से किसको जो यहाँ पे शुल्क नहीं देना होता है? पुलिस को, मंत्रियों को, गरीबी रेखा के नीचे व्यक्तियों को, गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों को यहाँ पे शुल्क नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जो अभिलेख में सम्मिलित हैं कोई दस्तावेज, हस्तलेख या मिसल जो है यहाँ पे बिल्कुल इससे भी जान सकते हैं। कोई माइक्रोफिल्म या फिर माइक्रोफिक या फिर दस्तावेज की फैक्सीमाइल नकल या फिर ऐसी माइक्रोफिल्म में उकेरी हुई छवि या कोई उदाहरण तथा कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। तो यहाँ पे चारों के चारों जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। सूचना प्राप्त करने के लिए सीडी फ्लॉपी के लिए कितने रुपए की राशि देनी होती है? तो यहाँ पे 50 रुपये देनी होती है। अगर जैसे आपको कोई भी सूचना जो है सीडी या फिर फ्लॉपी डिस्क में चाहिए तो यहाँ पे 50 रुपये आपको राशि देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सामान्यतः प्रथम अपील को अपील की प्राप्ति के कितने दिन के भीतर यहाँ पे निस्तारित किया जाता है? तो यहाँ पे जैसे कि पहली बार आपने अपील किया, उस अपील की प्राप्ति के कितने दिन बाद जो है यहाँ पे निस्तारित किया जाता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत पहुंचने योग्य सूचना का अधिकार है जो लोक प्राधिकारी द्वारा आधारित या नियंत्रित किया जाता है परंतु इन अधिकारियों में शामिल नहीं है। तो जो सूचना का अधिकार से अभिप्रेत इस अधिनियम के तहत पहुंचने योग्य सूचना का अधिकार है, ठीक है, जो लोक प्राधिकारी मतलब लोगों तक पहुंचना, सूचना जो भी सोचना है वो लोगों तक पहुंचना इस सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या जो है शामिल नहीं है? दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना ये तो शामिल है। दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना बिल्कुल शामिल है। दस्तावेज या अभिलेख को बरामद करना या जब्त करना ये जो है इसमें शामिल नहीं है, जब्त या बरामद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है? कोई भी, हिंदी या अंग्रेजी या फिर जो भी शासकीय भाषा हो। ऐसा नहीं कि हिंदी आता है मतलब हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर कोई बाउंडेशन है, इसमें कोई भी भाषा में यहाँ पे आप कर सकते हैं अपील अपना। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम में, इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, मैं कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व कर दूँ। बहुत सारे बुक से 2-3 बुक से मैंने यहाँ पे सफल किया है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है
कौन से साधन से निवेदन करेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वो कौन से साधन से यहाँ पे क्या करेगा, निवेदन करेगा। तो यहाँ पे मौखिक अथवा गूंगा होने की दशा में इशारों द्वारा, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधन से, टेलीफोन या मोबाइल द्वारा, उपरोक्त में से किसी भी साधन द्वारा। तो जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहता है कौन से साधन से निवेदन करेगा, तो लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक साधन से। किससे? लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक साधन से। नेक्स्ट है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विधिवत गठित समिति के अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो है गठित समिति के अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाती है? ऑब्वियस सी बात है, राज्यपाल के द्वारा, और उसमें राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है क्या, किसमें? केंद्रीय सूचना आयुक्त की बात कर रही हूँ, और राज्य में तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। तो क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। तो हाँ, इसमें जो है न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 के अंतर्गत कौन करेगा। तो केंद्रीय सूचना, यहाँ पे तो मैंने बता दिया, केंद्रीय सरकार करेंगे। ठीक है, इसका गठन कौन करता है? गठन जो है ये कौन करता है? ये केंद्रीय सरकार करती है। नेक्स्ट हमने कहाँ तक देख लिया? क्वेश्चन नंबर 68 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। कोई व्यक्ति एक बार मुख्य सूचना आयुक्त पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात पुनः कितनी बार उस पद पर नियुक्त हो सकता है। अगर जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि मुख्य सूचना आयुक्त में बैठा हुआ है, उसके बाद उस पद से वो मतलब हो गया, उसका समाप्त हो गया, पद से सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद वो कितनी बार उस पद में बैठ सकता है? तो एक बार भी नहीं बैठ सकता है वो उस पद में। ठीक है, कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो आंतरिक सुरक्षा, मंत्रिमंडल, ब्राह्म सुरक्षा या फिर जन कल्याण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जन कल्याण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है। तो भारत की जो पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दीपक संधू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य जो हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने सदस्य रहते हैं? 10 सदस्य जो हैं केंद्रीय सूचना आयोग के तहत सदस्य कितने रहते हैं? 10 सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है। तो कौन शामिल नहीं होता? राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोला है इससे पहले, तो अगर वो चीज़ें आपको पता होंगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं दूसरे लोगों के लिए वो चीज़ें पिन करके डाल सकूं, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को कौन उनके पद से हटा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने पर राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति के द्वारा, ये शायद मैंने बताया था कि अभी जस्ट राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पे उसको हटाया जा सकता है उनके पद से। किसके पद से? मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का जो पद है उनको हटाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगी, जांच करने के बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंतर्गत आता है, कार्यालय के अंतर्गत आता है, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं इसका जो भत्ता होता है वो सेम किसके समान होता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बता सकती हूँ आपको, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट हमने देखा राज्यपाल करता है। स्वतंत्र सूचना अधिनियम कब बना था। तो जो स्वतंत्र सूचना अधिनियम जो बनने का डेट है ये बना था 2002 में। कब बना था? 2002 में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। तो कौन से यहाँ पे जो है सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जो है ये, या फिर प्रवर्तन निदेशालय, या फिर अनुसंधान या फिर विश्लेषण विंग। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है यहाँ पे नहीं आता है, मतलब इनमें से कोई भी जो है यहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे डैश कहा जाता है। तो अगर जैसे कि जो लोग हैं वो उनको सूचना चाहिए और वो सूचना देने में असफल हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो उसको मानित अस्वीकृति कहेंगे। क्या कहा जाता है, मानित अस्वीकृति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता। कार्य पुस्तिकाएं, परिपत्र, प्रक्रिया में फाइल सूचनाएं। तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली दिख नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे बस ये पूछा गया है कि यहाँ पे अगर जैसे कोई सूचना अगर नहीं दे पाते हैं तो उन कंडीशन में जो है यहाँ पे कितना राशि, मतलब कितना उनको अधिकतम राशि यहाँ पे जुर्माना के तहत देना पड़ता है। तो यहाँ पे 25,250 रुपये प्रति मंथ या 25,000 शायद, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। यदि RTI अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है तो अधिकतम राशि क्या है। RTI मुझे समझ आ रहा है, तो इसके तहत क्या हो जाएगा, 25,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। किस धारा के अंतर्गत सूचना मांगने का प्रावधान है। तो किस धारा के अंतर्गत सूचना मांगने का प्रावधान है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत है, 6(1) के तहत। 6(1) के तहत सूचना मांगने का प्रावधान है। 6(1) में बताया गया है कि आप सूचना मांग कर सकते हैं, इसका प्रावधान धारा 6(1) में बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। RTI के पीछे जो का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना, बिल्कुल सही। RTI नागरिकों को सशक्त बनाने की कुंजी है, बिल्कुल सही। सरकारी इकाइयों में भ्रष्टाचार को रोकना और RTI अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या गलत है, RTI अधिनियम चैनल का वितरण करने, विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नीति आयोग की नियुक्ति करता है। ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है सूचना आयुक्त को कौन निलंबित कर सकता है। तो सूचना आयुक्त को निलंबित कौन कर सकता है। तो यहाँ पे जो है सारे जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से जो RTI अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसको बताना है। तो RTI अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसके बारे में मुझे भी अच्छे से नहीं पता, इसलिए मैं आंसर देख के बता रही हूँ, सही सही बोल रही हूँ, मैं कोई चीज़ यहाँ पे छुपाना नहीं चाहती। नेक्स्ट है, कोई भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण, सरकारी और निजी दोनों से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। और लास्ट ऑप्शन जो है, जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को केंद्रीय शासन विभागों के लिए सूचना के प्रति पेज 10 रुपये का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पे 1, 2 और 5 जो है यहाँ पे गलत है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों को कौन सी सीमा तक कार्यक्रम तैयार करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धि से कम। उपलब्धि से कम बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन RTI अधिनियम के अनुसूचित 2 में शामिल है। तो कौन सा जो संगठन है ये RTI अधिनियम की अनुसूचित 2 में शामिल है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 88 का, उपरोक्त सभी सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, ये जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा RTI अधिनियम 2005 के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, इसका फुल फॉर्म ये है। RTI आप सोच रहे होंगे कब से, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कौन सा नहीं आता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर,
फाइल नोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं देने पर प्रतिदिन कितना जुर्माना, तो ये 250 रुपये जुर्माना होगा। और वहीं RTI अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वहाँ पे 250 रुपये नहीं दिया होगा तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि किसी दस्तावेज का अवलोकन करने के लिए 1 घंटा का कितना शुल्क निर्धारित किया गया है, तो ये यहाँ पे कोई शुल्क नहीं होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना मांगने वाला आवेदक पहला अपील किसे कर सकता है, तो पहला अपील यहाँ पे करता है वो मुख्य सूचना आयुक्त को करता है। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का यहाँ पे होता है इनका कार्यकाल। नेक्स्ट है सूचना अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में किस तारीख को अधिनियमित हुआ है, तो ये हुआ है 15 जून को। कब हुआ है? 15 जून को। नेक्स्ट है सूचना अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो यहाँ पे ये स्वीडन है, ये तो हमने देख लिया था, स्वीडन है। नेक्स्ट है सरकारी गोपनीयता कानून कब बना था, तो कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे एक्चुअली, एक सेकेंड। सरकारी गोपनीयता कानून कब बना था, तो ये बना था 1923 में। जो मुझे पता नहीं है ये 1923, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सूचना का अधिकार कौन से अधिकार के अधीन जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा है भाषण देने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में जो है सूचना प्राप्त करने का शुल्क 100 रुपये है, तो किस राज्य में है, सिक्किम में है। कहाँ पे अगर सूचना आपको प्राप्त करना है तो वहाँ पे शुल्क देना होगा, कितना, 100 रुपये, सिक्किम में है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सामान्यतः कितने दिन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना दे दी जानी चाहिए, तो सामान्यतः कितने दिन में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना दे देनी चाहिए, तो ये जो है 30 दिनों के भीतर जो है जो भी सूचना चाहिए उसको दे देनी चाहिए। नेक्स्ट है किसी के जीवन और मृत्यु से संबंधित अगर कोई घटना हुई है उससे रिलेटेड कोई सूचना चाहिए, तो ये जो है 48 घंटे में दे दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, मेन तो धारा है। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम सूचना आयुक्त कितने हो सकते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम सूचना आयुक्त कितने होते हैं, यहाँ पे 10, हमने जो पहले देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा, ये 12 अक्टूबर 2006 को नहीं, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, ठीक है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 11 मई 2005 को पारित हुआ था, तो फर्स्ट बस सही है। नेक्स्ट सूचना का अधिकार संविधान के कौन से भाग में शामिल है, तो ये कौन से भाग में शामिल है, तो भाग 3 में यहाँ पे शामिल है। आज तक बस यहीं तक देखते हैं, कल से हम 104 क्वेश्चन से देखेंगे और इसमें और भी क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं स्टार्ट करूँगी आजीविका का यहाँ पे MCQ सेशन, इसको कोशिश करेंगे कि 15 तारीख तक, 15 को आपका पेपर है, उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लें। तो आज तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का कम से कम ऐसे ही बने रहें मेरे साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखें। डू like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling, keep learning. Thank you.